अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गजाला के किचन कुजीन मंच में। आज आपको वेलकम है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, तकब्बुल मिन्ना व मिनकुम, और अल्लाह ताला मेरे और आपके अमालों को कबूल करे, आमीन। चलें जी, आज हम अपनी नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। रेसिपी है अरबिक कुजीन, और ये अरब कंट्री में ज़्यादा बनती हैं और इसे कहते हैं मंदी। ये मंदी मसाला, इसके मसाले थोड़े से अलग होते हैं। मसाले तो वही होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके के साथ इनको इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से इनका अरोमा बनता है। इसलिए तफसील थोड़ी बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो मंदी बनाते हैं जस्ट लाइक ए पुलाव, उसे कहते हैं कि ये पुलाव की तरह है, लेकिन उसका पुलाव का रूमा अलग होता है और मंदी का रूमा अलग होता है। इसका जो तरीका है, जो इसका प्रोसेस है, वो भी बिल्कुल अलग है। क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो इसलिए हम सीधा उसकी तरफ ही आते हैं, अपने असल मुद्दा की तरफ। तो हम बताते हैं, हम सबसे पहले ये लेते हैं, और इसके लिए सबसे जो है ना, आपको थाई पीस और लेग पीस इकट्ठा लेना होता है, या फिर हाफ मुर्गी लेनी होती है। ना कि हमने जैसे पीसीस बनाते हैं पुलाव के लिए, इस तरह के नहीं लेनी होते, और स्किन के साथ इस्तेमाल होती है। जैसे ये है, अगर कैमरा मैन दिखाए तो मैं आपको बताऊँ, इस तरह लेनी होती है, या फिर स्किन के साथ हाफ चिकन लेना होता है। बोटी नहीं लेनी होती है मंदी में। और इसको हम ऐसे पहले रखेंगे इस तरह, और इसको हम लगाएंगे कट इसलिए लगाएंगे कि जो हम मसाला इसको लगाना होगा, ताकि इसके अंदर जो है ना पूरा रच बस जाए। इसको इस तरीके से हम कट लगा देंगे, और कट लगाने के बाद इसको दोबारा इस तरह इसको अच्छे से धो लेना आप लोगों ने, क्योंकि स्किन के साथ होती है। अब ये देखिएगा, ये है इसका, और इसके मसाले ये होते हैं, इसको हवाज मसाला कहते हैं। ये मसाले चुने हुए होते हैं। चुनने से मुराद है कि ये नहीं कि पूरे मसाला गरम मसाले डालते हैं। इसमें हम लाल मिर्च लेंगे। लाल मिर्च हम वैसे नहीं डालते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालते, गोल लाल मिर्च डालते हैं, मेथड़े होते हैं। और ये अच्छा, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो चिकन के हिसाब से होती है। यहाँ क्योंकि मैंने 3 ली हैं तो इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून डाले हैं। और सूखा धनिया इसका साबुत होता है। और ये हल्दी जो होती है ये इस तरह लेनी है, सूंड की तरह। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची और ज़ीरा और तेज़पात, ये इसके राइट मसाले हैं। इनको क्या करना होता है, हमने ड्राई रोस्ट करना होता है। ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं तो ताकि इसका एक अरोमा सा जो बनता है ना, वो निकलता है। ये हवाज मसाला कहलाता है। ये गरम मसाला नहीं, हवाज मसाला ये कहलाते हैं। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि जैसे ये थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करना, ना पकाना है, ना इसका कलर चेंज करना है। ओनली इसको हल्का सा हम ऐसे करेंगे। ये अरब कंट्री में बहुत खाई जाती है, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इसका अरोमा और मेथड, क्योंकि डेली भी खाते हैं ना वहाँ पे लोग, तो आपका दिल नहीं भरता। ये क्योंकि ये इसका तरीका मेथड इतना मज़े का होता है, इतना खुशबू और अरोमा होता है कि आपका दिल नहीं भरता। आप कभी उम्रे पे गए होंगे, आप लोगों ने अक्सर ही मंदी खाई होगी। मंदी लोग वहाँ खाते हैं। अच्छा, इसके 2 है, एक कब्ज़ा भी कहलाता है, और मंदी और कब्ज़ा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये फ्राई नहीं होती इसकी चिकन। इसका चिकन फ्राई नहीं होता। कब्ज़े का चिकन जो है ना, लास्ट में फ्राई होता है स्टीम के बाद। बस इसको इतना ही रोस्ट करने के बाद हम इसको जो है ना ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है, इसलिए जो है ना मैंने ऑलरेडी इसको ग्राइंड करके जब लाई हूँ तो इसकी ये शक्ल आई है। ये आप देखें, इसकी ये शक्ल आई है ग्राइंड करने के बाद। इसको आपने इसमें डालना है, ऐसे इसमें डालना है, और इसका आधा जो है ना वो उसमें जाएगा मसाले में जब हम पकाएंगे। और इसे लेमन जूस हमसे 2 से 3 टेबलस्पून होंगे, और ये इसमें बटर जाएगा, तेल नहीं बटर जाएगा। जब भी इसका अरोमा बनता है बटर जाएगा। और ज़ाफ़रान को हमने पहले ही उसको घोल के रखा हुआ है ताकि उसका कलर आए, और ये ज़ाफ़रान जाएगा इसमें।
पानी वानी नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते, क्योंकि ये इसका रूमा बनता ही इन चीज़ों से है। और इसको हम इस तरह मैरिनेशन करके 3 से 4 घंटे इसको रखा जाता है, ताकि जो इसका रूमा जो भी बनता है, जब इसे 3 से 4 घंटे इसको आप फ्रिज में जस्ट रख दें। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मैंने कहा है ना, इसमें लाल मिर्च नहीं डालते, इसको मैंने जो गोल मिर्च आपको दिखाई थी ना, वो इसमें चली गई है। बस इसको 3 से 4 घंटे हम जो है ना इसी तरह रख देंगे। और इसको मैं बताती हूँ कि अब आपने इसको करना क्या है। मैं अब ये उतारने लगी हूँ। होता ये है कि इसको करने के बाद हम इसको ऐसे पानी चढ़ा देंगे। मैं ऑलरेडी आपको दिखाती हूँ, मैं क्योंकि मेरे पास 3-4 घंटे तो यहाँ नहीं होते कि हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा चुके, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये कैसे बना इसको अभी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये स्टीमर में, ज़्यादातर स्टीमर में ही बनती है, मंदी आपकी स्टीमर में ही बनेगी। और इसका प्रोसेस ये होता है कि चावल और ये चिकन ये इकट्ठा पकता है, अलग अलग नहीं पकता। इसलिए यहाँ की चावल की क्वांटिटी, इसका पानी हम ऐसे रखेंगे कि स्टीम भी हो जाए और हम इसको बार बार उठाते भी नहीं हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, ताकि चावल बैठ भी ना जाए, नरम भी ना हो जाए, चावल खड़ा खड़ा रहे और हमारा स्टीम भी हो जाए। इसलिए पानी की क्वांटिटी, चावल की क्वांटिटी और इसके मसाले आपको बहुत एहतियात से रखने होते हैं। जैसे हमने ये चावल अभी मैंने 2 ये नापे थे। हाँ, चावल कौन सा इसमें इस्तेमाल करना है, चावल इसमें बासमती करते हैं, सेला चावल क्योंकि टाइम लेता है इसलिए सेला चावल नहीं करते हैं इस्तेमाल। ये मैंने 2 कप लिए थे। दो कप आपने लिए। ये वाले नाप लिया था मैंने इसका। और आपने ये इस तरह आपने 2 डाले हैं, तो आपने 3 साढ़े 3 के करीब पानी डालेंगे। ये 2, क्योंकि वो जो स्टीम वाला सिस्टम है ना वो आप कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे। इसे वैसे नहीं बनाते जैसे हम पुलाव बनाते हैं, वह प्याज को पहले सुरख करते हैं, वो सब ये ऐसा, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करनी छेड़छाड़। और इसका जो की इंग्रेडिएंट्स है, ये आप सूखा नींबू लेंगे, वो भी ब्लैक में। इसके ब्लैक का रूमा मिलता मुश्किल से है, लेकिन मिल जाता है। आप इम्प्रेस मार्केट में जाएं, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। सूखा नींबू जो है ना, ये इसका मेन चीज़ है। ये आप 3 डालेंगे। इसमें लहसुन जाएगा और ये हरी मिर्च, इलायची 3-4, तेज़पात, दालचीनी, काली मिर्च और ये सॉरी थोड़ा मेरी अभी तक खांसी सही नहीं हुई। और ये इसमें प्याज डालेंगे, लेकिन भूनना नहीं है प्याज को। इस तरह सब कच्चा, सब चीज़ें कच्ची ही जाएंगी। इसको ऐसे रखने के बाद इसके हम थोड़ा सा डालेंगे अपना नमक। इसमें चिकन वो स्टॉक बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जो हम चिकन रखेंगे ना, यही इसका स्टॉक बनेगा। अच्छा, इसको हम ऐसे रख के, ये ऑथेंटिक तरीका है मंदी बनाने का। ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो अरब स्टाइल में बनती है, जो हमने देखा हुआ बिल्कुल इसी तरह बनती है। इसको ऊपर ये स्टीमर रख के, ये देख लें, ये स्टीमर होता है, ये ऊपर रखेंगे
और इसके ऊपर 3-4 घंटे जब रख लेंगे ना, ये आपको मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ, ये फिर हम जो है ना इसको ऊपर रख देंगे ऐसे। ये चावल और चिकन ये इकट्ठा बनेगा, इसको ऐसे रख देंगे। अब ये जो स्टीम बनेगा ना, इसका जो मसाला नीचे जाएगा ना, वो अरोमा बनाएगा, इसलिए हम कोई दूसरी चीज़ नहीं डालेंगे। ये जो ऊपर का मसाला होगा ये हम ऐसे डाल देंगे। ये ज़ाफ़रान वगैरह सब मसाले हैं ना, ये अब जैसे जैसे ये बनेगा, ये जो है ना उसके हल्की आंच पे रख देंगे तो ये चिकन मंदी बन जाएगी इस तरह। अब मैं आती हूँ, क्योंकि लंबा प्रोसेस है थोड़ा, इसलिए जो है ना कुछ चीज़ें मैं घर से ही करके लाई थी। ये जो चिकन मैंने ऊपर रखा है ना, ये शक्ल में आ जाएगा स्टीम होने के बाद। जब ये स्टीम होके निकलेगा तो आपने करना क्या है, इसको ज़ाफ़रान के साथ जो है ना करेंगे। ज़ाफ़रान लगा देंगे इसको ऐसे। दोनों तरफ इसके। अच्छा, ज़ाफ़रान का ये होता है कि कुछ लोग ना ज़ाफ़रान को डाल के ना फिर वो गर्म पानी में डालते हैं। ज़ाफ़रान को देखिएगा, गर्म पानी में डालने और नॉर्मल पानी में डालेंगे तो इनका कलर डिफरेंट होगा। ये मैं नॉर्मल पानी हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, उसका कलर ज़्यादा अच्छा आता है। सॉरी, हाँ इसमें जाएगा ये मक्खन। सॉरी, ये मक्खन डालना मैं भूल गई, इसमें मक्खन जाएगा। आप ऐसे चले जाए, निदन चला जाएगा मक्खन। इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता, मक्खन ही इस्तेमाल करते हैं। ऑथेंटिक तरीका है तो फिर मक्खन ही जाएगा। अच्छा, जैसे हम ये करेंगे ना, होगा ये कि ये प्रोसेस है, ये मुकम्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद चिकन जो है ना इस शक्ल में आएगा आपके पास। आपने करना क्या है, अगर जैसे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं जी कच्ची चिकन है, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको जो है ना फ्राई कर लेंगे। अगर इसी तरह चीज़ को फॉलो करेंगे तो यकीन जाने आपकी मंदी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और बिल्कुल ऑथेंटिक बनेगी, और आपका अरोमा भी जो है ना इसका अलग से आएगा। दूसरी बात यह है कि इसकी जो ख़ास सॉस होती है, ये जैसे हम दूसरी सॉस, इसकी सॉस जो होती है ओनली टमाटर होती है और हरी मिर्च और धनिया, और इन तीनों को लेकर आप ग्राइंड कर दें। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर जो है ना नमक और नींबू का इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा नींबू और नमक वो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक करेंगे, तो वो इसके साथ खाई जाती है। थाई और लेग इसलिए लिए, थोड़ा सा नरम भी होता है, जूसी भी होता है, इसलिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप चेस्ट लेते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है, वो भी कर लें, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपसे पहले का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो ऑलरेडी मैं घर से ये करके लाई थी ताकि मैं अपना पूरी आप लोगों को दिखा सकूं अपनी मंदी। ये क्योंकि ये थाल होते हैं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े थाल होते हैं, ये बड़े बड़े थालों में ही लगाया जाता है। इसके चावल ऐसे बन के निकलेंगे। ये देखें, इसके अंदर भी नींबू है, ये काले नींबू हैं, ये देखें इसके अंदर भी इसका अरोमा लग जाता है। और ये इसके साथ जो आएगा ना,
ये अभी आ जाए, देखिए आपने जो ज़ाफ़रान लगाया ना उसका कलर भी अलग आएगा। ये ओनली ज़्यादा नहीं किया जाता, बिल्कुल हल्का सा किया जाता है इसको, क्योंकि ऑलरेडी स्टीम में ये हो चुकी है। चले जी, हम जाते हैं ब्रेक के बाद, तो इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद और देखेंगे हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा, और उसको हम थोड़ा सा गार्निश भी कर लेते हैं। जाते हैं ब्रेक के बाद। डिश तैयार हो गई है, और इसके साथ आप जो है ना जिस चटनी का मैं जिक्र कर रही थी, ये है वो चटनी, इसकी सॉस कहलाती है, और हम चटनी भी कहेंगे इसको। तो ये ज़रूरी लवाजमात होते हैं जो इसके साथ खाए जाते हैं, और इसका मेन जो चीज़ होती है ये जैतून होता है, जैतून, और ये इसका जो सॉस होता है ये मेन होता है। और इसको जो है ना टमाटर वगैरह को आप थोड़ा सा ग्रिल कर लें, तो ये थोड़ी सी इसकी शक्ल निकल आती है, बस इसकी यही होता है। अब थोड़ा करके इसको ऐसे, ये और ये, चलें जी, ये हमारी ये जो प्रोसेस है शक्ल निकाल के ये ऐसा बनेगा। तो ये है हमारी मंदी आए, ये खाइए और आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। हम आज मौजूद हैं आपके साथ, आज किचन से हमने स्टार्ट किया और हम अरेबियन कुजीन बनाई, उसको हम मंदी कहते हैं। और अच्छा, कुछ लोग मंदी बनाते हैं, कुछ चंगी बन जाती है, कुछ वाकई में मंदी बनती है, और इसका वैसे इसलिए अच्छा नाम रखा है मंदी कि अगर गलत बने तब भी अच्छी है, और अच्छी बने तो तब तो वाह वाह होती है। और आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हसन जलील साहब, जो कि कमेंटेटर हैं, ना सिर्फ कमेंटेटर है बल्कि बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक है। और आपका वे ऑफ आपका जो कहते हैं ना कि अपना आपको दिखाना या अपने आप में ही एक समंदर होना, तो ये आज मिसाल कंप्लीट होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। वैसे वाकई में कि अपने आप में एक समंदर वो शख्स होता है जो बोलता कुछ नहीं है और बहुत कुछ कह जाता है, वो ज़ीशान जलील साहब है। और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे और ऐसी हमारी मुलाकातें होती रहें, आमीन। और हसन जलील आप, उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हुसैन अली हीरो, जो कि इस वक्त पूरा विहाड़ी इनको देख रहा है और मुंतज़िर है इनका। टीवी एक्टर हैं और बहुत सारी चीज़ें करने के ख्वाहिशमंद हैं और अच्छे रोल्स की मुंतज़िर, क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए ये फुकदान है कि उनको अच्छे रोल्स ऑफर नहीं होते हैं। अच्छा, अच्छे रोल्स अगर ऑफर भी होते हैं तो वो फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। 1 या 2 मिनट का शॉट, आप अपने जो न्यू टैलेंट है उसके ऊपर मेहनत करें तो वो बेहतरीन नताइज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बहुत जबरदस्त। ऐसे ही है विहाड़ी देख रहा मैं। बिहाड़ी का एक गांव है मित्रू। हाँ, मित्रू हमें। अच्छा, मित्रू वालों तमाम को हम खुशामदीद कहेंगे, और बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर नंबर डिस्प्लेड है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और सॉरी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप हुसैन अली हीरो से, हसन अली, अच्छा दोनों ही हसन है, हसन अली हीरो से हम क्या कहेंगे। और हसन की बुराई भी करनी है आज, हमने बहुत अच्छी अच्छी बुराइयां सुनी है ऑन द एयर। हसन, आप जली साहब आपकी तरफ आते हैं कि मुझे ये बताएगा कि कब से सफर शुरू हुआ? बहुत लंबी कहानी है। 1967 में जब मेरी उम्र 18-19 साल की थी, हादसाती तौर पे मैं रेडियो का अनाउंसर बन गया। ठीक है। और कमर्शियल सर्विस शुरू हुई वहाँ 1 मई 1967 को। ओके। और अल्लाह ताला ने बड़ी शोहरत और बड़ी मकबूलियत अता की, माशाल्लाह। उसके बाद मैंने टेलीविज़न पे खबरें पढ़नी शुरू की, जो 18 साल मैंने 71 से लेके और 88 तक। वो जो 9 बजे का खबरनामा, 9 बजे का खबर। ओके ओके, वो मैंने सुना है उसके बारे में, बड़ा मशहूर होता था वो। जी हाँ, बहुत। उस ज़माने में सिर्फ पीटीवी होता था और बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था, बड़े बड़े नाम थे, तो वो मैं 18 साल करता रहा। अच्छा, उसके बाद मैंने एक्चुअली क्रिकेट कमेंट्री से पहले इवेंट कमेंट्री जो है इंटरनेशनल और नेशनल, मेरा ख्याल है जितनी मैंने की है शायद ही किसी ने की हो। ठीक है। यानी मीन्स इस तरह की कमेंट्री, जैसे 23 मार्च आर्मी की परेड होती है, 14 अगस्त को परचम कुशाई की रस्म होती है ऐवान सदर से, उसके बाद कौमी असम्बली के तमाम इजलास की कार्रवाई, जो डिग्नेटरीज आते थे शाह फैसल से लेकर चुन लाई तक, उनका आंखों देखा हाल, बहुत काम किया। उसके बाद मैं 1979 से मैंने क्रिकेट कमेंट्री शुरू की, माशाल्लाह।
और मैंने दुनिया का कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ से कमेंट्री ना की हो। माशाल्लाह। अच्छा, मैं हसन साहब आपके लिए कहूंगा, मैं बीच बीच में आपको काटूंगा क्योंकि जरूर, आप वो शख्सियत हैं जो खबरें पढ़े और मैं सुनूंगा। अच्छा, आजकल के कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि क्यों पढ़ा मेरे भाई, मतलब बस कर दे, या बहन मेरी बस कर, लेकिन आपकी वो है कि अगर खबर झूठी भी है ना तो मैं आपकी आवाज में सुनूंगा। माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने वो सलाहियत अता की है। और हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, यू आर द वन इन दैम, कि हमारे जो लेजेंड्स हैं वो सीख कर आए हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बड़ी गलत बात करता हूं मैं, या बड़ा अपने आप को प्रमोट करता हूं। आप मुझे बताएं कि रेडियो पाकिस्तान तलफ़्फ़ुज़ पर जो है वो एम्फेसाइज करता है कि तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए या नहीं? देखिए, रेडियो पाकिस्तान को मैं एक इंस्टीट्यूशन, एक दरसगाह की हैसियत देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ कामयाबी हासिल की उसमें रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। पंक्चुअलिटी, टाइम की पाबंदी, बोलने का स्टाइल, उठने बैठने का सलीका, ऐसा ही है। फिर तलफ़्फ़ुज़ जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल बहुत रेडियो पाकिस्तान पे एक ज़माने में जोर दिया जाता था। और रेडियो में जिस ज़माने में मैंने कदम रखा, ये वो ज़माना था कि जब मैंने एंटर हुआ और मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो शमसुद्दीन भट्ट साहब रेडियो के सेशन डायरेक्टर थे माशाल्लाह, और ये ज़ैड बुखारी साहब के साथियों में से थे, और डबल PhD लंदन से, डबल मास्टर्स लंदन से। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए उनके स्ट्रेचर का। तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि बेटा आप बहुत यंग हो, मैं एक बात आपको बताऊं, आप शायद आपको इसकी एहसास ना हो, लेकिन रेडियो पाकिस्तान में आजकल कदम रखना ही एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए रेडियो के स्टैंडर्ड का। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और थी, मैं एक बात ये बोलूंगा कि रेडियो स्टैंडर्ड्स का और रेडियो पाकिस्तान जिसने किया है, अच्छा मैं ये फख्र से अपने लिए भी कहता हूं कि हम एक ही मेडन के लोग हैं, और आप सीनियर हैं, मैं जूनियर हूं, कि हम मजाक भी करते हैं बदतमीजी से दूर रहकर। क्योंकि जब मेरा 2008 में, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं पहली दफा ऑन एयर सोलो जा रहा था, तो मुझे ये बात बोली थी कि ना तुम्हें कोई दोस्त सुन रहा है, ना तुम्हारा कोई हमअमर सुन रहा है, ना तुम्हें कोई मतलब एक मिडिल एज बंदा सुन रहा है, तुम्हें कौन सुन रहा है? तुम्हें सुनने वाला दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। मजाक और लफ्जों का चुनाव वो रखना कि उनको नागुज़ीर ना गुजरे। बड़ी आपने अच्छी बात की, बिल्कुल यही सिखाया जाता था। और मुझे, मैं एक छोटा सा वाक़या कोट करना चाहूँगा कि उस ज़माने में बड़ी यानी क्लासिफिकेशन थी। मतलब अनाउंसर था तो वो अनाउंसर ही था, ऐसे ही है। खबरें पढ़ने वाला खबरें पढ़ने वाला ही था। बिल्कुल। अच्छा, तो एक मरतबा मुझे एक मॉडरेट करना पड़ गया एक डिस्कशन प्रोग्राम। ठीक है। तो मुझे बुलाया गया स्टेशन डायरेक्टर साहब के कमरे में, और बिल्कुल आपके वाले अल्फाज उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, डिस्कशन में आपकी अहमियत कुछ नहीं है, आप सिर्फ मॉडरेटर हैं। ऐसे ही है। आप लिंक करेंगे एक दूसरे को। आपने एक तो चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो जो गेस्ट हैं वो आपके लिए काबिल एहतराम है, आपकी आवाज़ उनसे ऊंची नहीं होनी चाहिए, आप उन्हें कट नहीं करेंगे, उनकी बात पूरी सुनेंगे। अच्छा, उनसे कोई बदतमीज़ी का जुमला, ऐसा तेज़ अंदाज से बात नहीं करेंगे उन्हें महसूस हो कि आप उन्हें स्नब कर रहे हैं। और आखिर में आप कंक्लूड करेंगे कि इस डिस्कशन से क्या हासिल हुआ। जबरदस्त, ऐसा ही था। अब ये एथिक्स तो अब खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसे, ओवरलैप नहीं करना। ओवरलैप करना माइक की दुनिया में जुर्म है, कत्ल है आपकी जो माइक है उसका। ये बड़ी बात है। अब फुकदान है इन चीज़ों का, और हमें ये कहा जाता था। अच्छा, मुझे जो सिखाया, मेरी बड़ी गलती थी, फिर हम हसन अली हीरो की तरफ आते हैं कि मुझे एक वर्ड कहा जाता था जो कि हम ये कहते हैं ना, हम आपसे हम कलाम है, तो उस वक्त ये वर्ड्स यूज होते थे कि हवा के दोष पर ये आपकी समातों से टकराती हुई आवाज ज़ीशान अजहर की है। अच्छा, मेरी ये बड़े गंदे तलफ़्फ़ुज़ था तो मैंने कोई 2 साल प्रैक्टिस किया तो जाकर मुझे थ्रू मिला, वरना आप यकीन करें कि मुझे चौक्स यहाँ पड़ते थे। और 2 साल तक तो ये कहा जाता था कि ज़ीशान आ गया भंड होगा। और फिर 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 साल तक मैं, क्योंकि अब टीवी कर रहा हूँ, तो मैं 2 साल तक ट्रांसमिशन रेडियो पाकिस्तान की मतलब पूरे रीजन में यहाँ से, क्योंकि लिंक हो जाते थे हम कराची से ही, और वो अजान अपनी अपनी प्ले करते थे तो मैं करता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोई 12 साल मैंने 15 साल किया मैंने। तो बस अल्लाह ताला का, इसीलिए आपकी आवाज़ में वो ठहराव है अल्हम्दुलिल्लाह, जो ब्रॉडकास्टर में होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। ये रेडियो पाकिस्तान, ये रेडियो सिखाता है, ये रेडियो सिखाता है। हसन, आपकी तरफ आते हैं कि हादसाती तौर पर आए, क्योंकि विहाड़ी का जो आपने मुझे गांव बताया, दोबारा नाम बताना, मुझे नाम बड़ा। मित्रू एक इलाका है जिसका नाम मैं भी पहली दफा सुन रहा हूँ। वहां का एक बच्चा उठता है और कराची शहर में आता है, जहाँ की रोशनियां आंखों को चुभती हैं, कभी कभार उनका पहनावा
हमें थोड़ा सा इनसिक्योर भी करता है, वहाँ पर हसन आता है और वो फिर एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ के रंग ही डिफरेंट है। तो मुझे बताओ कि इजी था? जीशान बहुत मुश्किल था। जब मैं फर्स्ट टाइम 9th और मैट्रिक जब मैंने किया था, देखें टैग मुझे हीरो का स्कूल में ही मिल चुका था, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा मैं मित्रों के। तो मुझे जब वहाँ टैग मिला था हीरो, सबसे पहले देखें आपको हीरो अपनी फैमिली बनाती है। ऐसा ही है। मैं अपनी नानी के पास रहा, मैंने हर शो में कहा, देखें आपने सही कहा कि आपको सुन रहे ज़्यादा आपके नानी दादी इस तरह के लोग होते हैं तो उन्हें अच्छा लगना चाहिए। तो मेरी नानी के बाद फिर मेरे दोस्त थे, फिर पूरा मित्रु गांव था। जब भी एक स्टाइलिंग करके जाना स्कूल लाइफ से, फिर जब लोग टैग देना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर एक जिम्मेदारी आ गई मुझ पे कि एक्टर बनना है, वाकई में इस फील्ड को चूज कर सकता हूँ। स्टडी का बहुत कम रुझान था लेकिन बहुत ज़रूरी थी, बहुत स्टडी ज़रूरी बात है। फिर मैट्रिक के बाद मैं कराची जब आया तो बिलीव करें कुछ पता नहीं था। ऐसे ही है। बहुत आसान लगती थी एक्टिंग और ये लाइफस्टाइल बहुत इजी लगता था, टीवी देखते थे। एक्टिंग बहुत मुश्किल है। लेकिन जब उसमें हम इंटर हुए तो बहुत टफ था। मैंने एक हमेशा मिशन बनाया था कि मैं अगर अपने मित्रों के लिए आया हूँ, अपनी फैमिली के लिए आया हूँ तो स्ट्रगल करूंगा। जबरदस्त। बहुत दफा मुझे रिजेक्ट हुआ, मैं बहुत ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अच्छा, एक बात मैं बोलूं, हीरो साहब, हीरो ही बोलूंगा मैं, आपको मित्रों वाले बोलेंगे कि हमारे हीरो को हीरो नहीं बोल रहे। तो अच्छा मुझे ये बताओ हीरो की अगर हम बात करते हैं, देखो जब रिजेक्शन नहीं होती ना, मैंने 3 ऑडिशंस दिए थे, मैं तीनों में फेल था। बिल्कुल ठीक है। और उससे पहले ये हमारे हसन जलील साहब साथ बैठे हैं, ये लोग वो हैं जो कि आपकी हौसला अफजाई करते हैं, हौसला शिकनी नहीं करते। ठीक है। मुझे एक बंदे ने कहा था, मैं आपको वाकई से बता रहा हूं, मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको बोलूंगा कि मुझे 17 साल हो गए मार्केट में। ठीक है। कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं अपनी बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करता, मैं उससे बहुत पीछे हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूं कि गलत नहीं है। ठीक है। तो मुझे एक बंदे से मेरी बात हुई, आप यकीन करें कि उसने मुझे 5 घंटे तो पहले स्टूडियोज के बाहर बिठा के रखा। उसके बाद वो जब वापस आया तो सिर्फ उसने मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है लेकिन भिखारियों की कैसेट के लिए। अच्छा, मैं घर आया, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में इनको पता है कि लिखते थे आप, ये तो आप डायरेक्ट बोलते ना, पहले लिखते थे हम। ठीक है। मैंने सब फाड़ा फेंक दिया। मेरे दोस्त, मेरा बहुत प्यारा एक जानने वाला, उसने कहा कि यार हम रेडियो पाकिस्तान चलते हैं। अच्छा, वहां हम गए, वहां लिंकिंग की बात हुई करते कराते, और नसीर बेग मिर्जा साहब ने जब आवाज सुनी तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने कहा मुझे तो बेकार, कहते पॉलिश की बहुत जरूरत है ना, हीरा काला होता है, उसको तराश के हीरा बनाया जाता है। अच्छा चलो, फिर मेहनत का सिलसिला शुरू हुआ, और मुझे आज भी याद है, मेरे अल्लाह तबारक ताला का इतना करम है कि मुझे 2 साल बाद एक कॉल आई, और क्योंकि मेरे पास नंबर सेव था, और उस बंदे ने कहा था कि मार्केट में उस टाइम पर तमाम वॉइस कमर्शियल्स मैं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये कमर्शियल छोड़ देंगे, और मुझे आज भी याद है तैयबी की शाही मैंने छोड़ा था, और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सिविक सेंटर के पास आइए, मैं वहां पे मिलूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल, और मुझसे 15 मिनट पहले वो मौजूद थे, और फिर मैंने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा था कि भिखारी की कैसेट वाले इंसान ने ये 4 कमर्शियल छोड़ दिए, ये जाके आप कर लीजिएगा मिर्जा स्टूडियोज में। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल आपको लेकर चलती है, तो आपने हार नहीं माननी, क्योंकि अच्छा एक बात, अपने आप को स्टक नहीं करना। मैंने कल रात आपसे बात की तो मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी, जो कि मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, कि आप बहुत अच्छी मॉडलिंग भी कर सकते हो, स्टक नहीं करना अपने आप को। ठीक है। क्योंकि ये एक न्यूज एंकर बने, फिर कमेंटेटर बने, फिर उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए, तो वर्सेटाइल होना चाहिए। एक्टर, मॉडल या बोलने वाला होस्ट जो है वो एक जगह पे नहीं रुकता। सर मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप रिसेंटली आउट ऑफ द कंट्री हैं? यूएसए? मैं अमेरिका में हूँ पिछले 24 साल से। जबरदस्त। लेकिन खासे फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं मेरे, तकरीबन मुख्तलिफ कामों के। कभी कभार बक्से में डाल के हमें भी ले जाया करें, हमें हर मतलब इस साल में मेरे 3 चक्कर लगते हैं। तो आप इसी काम के सिलसिले में आते हैं? जी हाँ, वैसे मेरी असल में एक कंपनी है वहाँ, जो मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है ना, वो है एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और इवेंट मैनेजमेंट। माशाल्लाह। वो मैंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन से उसके डिप्लोमास किए हुए हैं। माशाल्लाह। तो वो मैं वहाँ भी कर रहा हूँ। तो उसके कुछ उन कामों के लिए, कुछ ये है कि यहाँ अभी भी मैं मुख्तलिफ एफएम्स की तरफ से कमेंट्री करता हूँ। उसके अलावा लंदन का एक चैनल है बहुत बड़ा इंटरनेशनल, उसके लिए भी मैं कमेंट्री करता हूँ। तो उनकी कभी कभी उनकी कवरेज के लिए भी मुझे आना पड़ता है। मैंने लंदन टीवी लिंक 1 किया था। अच्छा। लिंक 1 से मैंने 2 साल ट्रांसमिशन की रमजान की। जी हाँ, तो मैं स्काई टेलीविजन के लिए करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। उनके तो ज़ाहिर 12 चैनल हैं, उनमें क्रिकेट का चैनल भी 2-3 है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी।
अच्छा, अंग्रेजी में तो माशाल्लाह आपकी अबूर तो आपको नहीं, हम वो कहते हैं ना कि मैंने आपके बारे में जो एक तफसील पढ़ी तो उसमें काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप अंग्रेज़ों से तेज़ अंग्रेज़ी बोलने लग जाते हैं, फिर वो भी बोलते हैं भाई स्टॉप लगा, हमारी जुबान है तुम्हारी नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि उर्दू बोलते हैं वहाँ पे? ग्रूमिंग, उसके बाद फिर अमेरिका में रहने के बाद तो वैसे भी अंग्रेजी अच्छी हो जाती आपको अंग्रेजी है। आनी तो मुझे ये चाहिए। बताएं कि उर्दू में बात करते हैं वहाँ पे, कोशिश करते हैं अगर कोई अपना मिले तो उर्दू में बात करें? नहीं, मैं तो देखिए आम जो बातचीत है उसमें मैं अंग्रेजी को अवॉइड करता हूँ। ठीक है, मैं, क्योंकि इसलिए हमारी कौमी ज़बान है, हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। ज़बरदस्त। और वहाँ भी बल्कि मैंने अपने बच्चों को भी और बच्चों के बच्चों को भी ये सिखाया कि उर्दू में बात करो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और वन शुड फील प्राइड कि भाई आप जो है ना उर्दू अंग्रेज़ी जानते हैं, लेकिन उर्दू में आप जो है ना अपने आप को आप इजहार राय कर रहे हैं। अच्छा, उर्दू का खूबसूरती क्या है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बड़े हैं तो आप, मैं इससे बात कर रहा हूँ तो तुम, लेकिन एक वाहिद ज़ात है जिसे मैं बहुत मोहब्बत करूँ वो तू है, वो अल्लाह ताला है। तो हमारे यहाँ डिफरेंशिएट है, हमारी जितनी भी पाकिस्तान की लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, मित्रों की जुबान है हमारी सराइकी, तो वो जुबान है, तो इसमें मोहब्बत है। अंग्रेजी में तो यू, अब्बा के लिए यू, अम्मा के लिए यू, दादी के लिए यू, सब के लिए। और उर्दू में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि देखिए ना उर्दू जो है एक्चुअली लश्करी ज़बान कहते हैं ना इसको, इसलिए कि इसमें दुनिया भर की ज़बानें जो हैं वो आके मिल गई। टर्किश भी है, अरबिक भी है, फारसी भी है, ऐसा ही है, उर्दू का अपना रंग भी है। तो ज़ाहिर खूबसूरत ज़बान है, तो हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं अपनी पाकिस्तान की जितनी भी ज़ुबानें उन सबके लिए कहता हूँ, हमारी ज़ुबान में ना हर एक में मिक्सचर है। ब्रेक का कहा जा रहा है कि अगर पंजाबी की बात करें तो अरबिक में कहते हैं आई वाह, यस, और पंजाबी में हमारी माई कहती है आई वाह आ रही हैं कितने। तो ये बातें मजीद चलती रहेंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान है सर जी ना, वेलकम बैक। और इसी के साथ हम दोबारा हसन साहब की तरफ आते हैं। हसन साहब, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि लाइफ कितनी डिफरेंस है। मैं लाइट, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, लेकिन मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप के इलेक्ट्रिक को अमेरिका ले जाएं तो वहां पे भी आप लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। नहीं, वहाँ असल में देखिए कि बात यह है, हर कौम को मैं समझता हूँ हमें भी इससे सीखना चाहिए कि सिस्टम जब तक नहीं होगा और उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, जब तक लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं होगी। ऐसा ही है, वहाँ एक सिस्टम है और वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, और उन्होंने हर चीज़ को, जो मतलब ये ऐसी चीज़ें जो आवाम की सहूलत के लिए हैं, उसमें बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। और वहाँ पर कभी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये बिजली चली जाएगी, जाती है। थंडर स्टॉर्म आया, मेरे ख्याल 10 मिनट के लिए गई, वो तो आफत के तौर पे जाते हैं, कोई मुसीबत आ गई ना, कहानी प्रॉब्लम्स आ गई तो, वरना हमारे यहाँ पे तो ये कि जरा तेज छींक भी आती तो लाइट चली जाती 4 घंटे। नहीं, हमारे यहाँ तो असल में ये है ना जी, तलब और रसद का मसला भी है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, उतनी बिजली आप बना नहीं रहे, ठीक है जी। उसके बाद सिस्टम अच्छा नहीं है, फिर चोरी बिजली की कि जो आपने तार निकाला और उसे अपने घर में लगा लिया, ठीक है, बिल आप कोई दे नहीं रहे। मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें कंट्रोल करनी चाहिए। ये अमेरिका से आए बंदे को पता हम कुंडा लगाते हैं, कितनी बुरी बात है। और जी हीरो साहब की तरफ चलते, हीरो की जो इस वक्त मैसेजेस आ रहे हैं मित्रों से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक्टिंग करना शुरू किया और हर्डल्स भी आते। अच्छा, एक्टिंग सबसे बड़ी बुरी जो चीज़ है वो, अगर आप मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ज़ीशान मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर दीवार को देख के मोहब्बत करता हूँ, फिर फट्टा लेके मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे तो एक्सप्रेशन नहीं, मतलब आप लोगों के लिए क्लैप होनी चाहिए कि वाकई में एक्टर जो है वो बड़े ही वाकई में एक्टर होते हैं। क्योंकि हम तो जो बोला वो बोला, जो एक्सप्रेशंस आए, अगर हसन जलील भाई की भी बात करें तो हमारे अल्फाज जो है ना, वो जो अदा कर दिया वो अदा कर दिया, वो वापस नहीं होते। ये कहते हैं ना कि समल और तोल मोल के बोलो कि जो मुंह से निकल गया वो एयर हो गया, लेकिन आपके लिए मुश्किल होती है कि आपको बोलना। तो अच्छा, अगर मैं पूछूं तो कैरेक्टर कौन सा करने का दिल करता है? पॉजिटिव करने का दिल करता है, या आपकी एक शक्ल पे मासूमियत है तो आपको नहीं है मैं नेगेटिव कैरेक्टर करूं तो मैं बड़ा अच्छा लगूंगा या मुझे पसंद है? देखें, पॉजिटिव कैरेक्टर फैमिली को देखूं तो बहुत दिल करता है कि मासूम और मतलब एक टूटा हुआ शख्स करूं, लेकिन फिर जब दोस्तों को और फिर जब अपनी खुद की ओपिनियन देखता हूं तो फिर नेगेटिव रोल करने का मजा आता है विलन का। इस बात से बताओ कि कहीं दिल तो नहीं टूटा हुआ कहीं पर कि नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ ज्यादा मेरा भाई जा रहा है? बिल्कुल,
हर किसी का दिल टूटा हुआ होगा। कितनी दफा टूटा है? वैसे लड़के ज्यादा तोड़ लेते हैं, 15 मिनट पहले प्यार होता है, 15 मिनट बाद दिल भी टूट जाता है। नहीं, प्यार देखें बार बार हो सकता है, लेकिन इश्क एक बार होता है, तो एक दफा ही दिल टूटा है और फिर उसके बाद दिल लगाया नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद जब कहते हैं ना इंसान की मोहब्बत से इंसान भर जाता है, तो फिर खुदा की मोहब्बत की तरफ चलता है। सुभान अल्लाह। और फिर जब खुदा की मोहब्बत मिल जाए तो फिर इंसान को इंसान की अच्छा, मोहब्बत वैसे की इंसान तलब भी नहीं कितना फजूल आदमी है ना, पहले लड़की के पीछे भागता है, नहीं मिलता खुदा की मोहब्बत में निकल जाता है। तो बंदे को चाहिए कि बंदा डायरेक्ट अल्लाह से मोहब्बत करे। हमारा काम खराब है। वैसे क्या कहोगे हसन ऐसा हीरो? हो नहीं सकता ना। देखें, आपको हमेशा कदर तब होती है जब आपको इंसान तोड़ता है तो फिर ही अल्लाह जोड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जोड़ने के लिए ही हमें बनाया, अल्लाह तो नहीं हमें नहीं। लेकिन एक बात तो बोलूं हीरो, प्रॉब्लम ये है कि आपको ना वक्त से पहले समझना जरूरी होता है। हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी, कल एक मैंने बात अपने प्रोग्राम में भी कही थी कि जहां पर पानी गिरता है ना, जैसे बूंदें गिरती हैं, तो वहां पर फसल उगती है। लेकिन जब अपने रब के सामने आपकी अकेले में आंसू गिरते हैं, वहां से रहमतें शुरू होती हैं, बरकतें शुरू होती हैं। तो अल्लाह के सामने अपने आंसू गिराना शुरू कर दें। और मैं जरूर ये भी कहूंगा कि आपकी जब प्रॉब्लम्स होती हैं, जब चीजें होती हैं, मैं ऑन एयर कुछ चीजें इसलिए क्लियर करता हूं कि कुछ चीजें मुझे करनी जरूरी है कि आपकी कोई मदद के लिए बात करता है। इवन दो मुझे भी एक बंदे ने कहा, तो उसको ये कहा गया कि नहीं यार, आप मुझे शो में स्पॉन्सर करें ना, बीमारी तो चलती रहती है। तो ये चीजें होती है कि आप मुझे ये बताएं कि आप कानों में, अच्छा एक बात होती है, फिलवक्त आपने किसी को तोड़ भी दिया, जोड़ भी दिया, लेकिन वक्त अल्लाह तबारक व तआला जितना उस बंदे से या उस बंदी से प्यार करता है, उतना आपसे भी प्यार करता है। और आज माशाल्लाह, और ये वक्त भी दूर नहीं है कि वो अपनी फैमिली फंक्शन में बुलाकर बोलेंगे कि हीरो मित्रों आया हुआ है, उसको बुलाएं और वो आए ताकि शान बढ़े। बिल्कुल, मुझे लगता है असल अगर आपको कोई छोड़ के जाता है तो असल कामयाबी तब है जब आप उसे कामयाब होकर दिखाते हैं। ऐसा ही है। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसे पछतावा होता है कि मैंने हीरे को छोड़ा, क्योंकि टेम्परेरी उसे लग रहा होता है कि यार इसके पास कुछ नहीं। और मैं क्लियर करता चलूं, आज की मोहब्बत पे बिलीव नहीं है। मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इंसान की लाइक एक फ्यूचर है तो मोहब्बत है, गाड़ी यार है मैं तो इसमें ना मुझे बड़ा, मैं वैसे कोट नहीं करता पड़ोसी मुल्क की किसी भी चीज को, लेकिन एक चीज मैंने बड़ी हसन जलील भाई कॉपी की कि कहते हैं कि जब तक तुम्हारी पॉकेट में पैसा है तब पूछता है कैसा है। तो वो वाली बात कि पैसा है तो चांदनी है, पैसा है तो वो बड़ा एक आजकल मीम भी घूम रहा है कि वो लड़का अपने अब्बू को लेकर आता है कि ये मैं इससे पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो बाप पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है? तो कहता है मेरे पास बंगला, दौलत और ये है। तो वो बाप तो कहता है ये तो मेरी है। तो लड़का कहता है मुझे आपकी कुछ चीज नहीं चाहिए, ये लड़की मेरी है, देखो उधर। वो कहती है खबरदार मुझे जानू बोला, मुझे माँ बोलो। तो वो वाली बात है कि वाकई में लड़कियां पलट जाती हैं। लड़कियां भी पलट जाती हैं। ज़िशान, एक बात मैं आपको क्लियर करूं, जब इंसान को अल्लाह इज्जत देता है ना, तो आप ये हमेशा रेडी रहें कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। रिसेंटली मैं यकीन मानो, मैं जैसे ही अब एक कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक्टर के साथ बहुत ज़बरदस्त मीडिया पे, तो मतलब अपने लोग ही हसद और मतलब दुश्मन बन रहे हैं। तो उनके लिए एक लाइन बोलूँगा, किसी की नफ़रत तो किसी की खुशी का बहाना बन चुका हूँ, किसी की नफरत और किसी की खुशी का बहाना बन चुका हूँ। ए खुदा के बंदो देखो, अब हसन अली हीरो सितारा बन चुका है। अच्छा, मैं हसन अली के लिए एक बात बोलूँ कि माशाल्लाह ये इतनी कमर कम क्यों करके बैठे हैं कि ये प्रोफेशनल आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी बॉडी बिल्डिंग भी करवाते हैं, जिसमें हुमायूं सईद सर फहरिस्त है जिनके ये साथ होते हैं। और वैसे हुमायूं भाई के बारे में मैंने सुना है कि मैं मिला तो नहीं आज तक उनसे पर्सनली, मेरी मुलाकात एक दफ़ा दुबई में हुई थी, वो भी आना जाना वाला एक काम हुआ था, कुछ इतना कोई खास बम मुलाकात नहीं थी हमारी। लेकिन मैंने सुना है कि हुमायूं सईद जो है वो बड़ा डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, कोई एटीट्यूड नहीं। आप क्या कोई भी इंसान हो उससे मिलता है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। और फिटनेस को लेके वो बहुत ज़्यादा फिट बंदा है, मैंने उससे ज़्यादा फिट इंडस्ट्री में अभी तक नहीं देखा। मैंने तो असद भाई को देखा, असद भाई तो कहते हैं कि मैं आंखों से, कहते हैं ना सोते हुए भी मुझे अगर कोई, मैंने असद जो हमारे टीवी लेजेंड एक्टर हैं, जी जी जी, तो असद भाई के बारे में मैंने ये पढ़ा था कि अगर उनको कोई छोटा सा डंबल मिल जाए ना, सोते हुए भी आंख की भी एक्सरसाइज करके सोएं, उनको इतना क्रेज है जिम का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितना अर्सा हो गया बॉडी बिल्डिंग में? बॉडी बिल्डिंग में मैंने 2020 में स्टार्ट की थी। और मैंने बॉडी बिल्डिंग, ज़रूरी नहीं होता कि आपके मसल्स बहुत बड़े हों, आप बहुत ज़्यादा वेट गेन हो, आपका बहुत ज़्यादा शोल्डर हो।
असल बॉडी बिल्डिंग नहीं, फिजिकल ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक स्टडी है, आप इसको पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे तो आपकी बॉडी की जेनेटिक्स, आपको डाइट, हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ जिम में जाकर ही बॉडी बनती हो। 80% बॉडी आपकी घर पे और पॉजिटिव रहकर बनती है, और जो नहीं बनती है वो रूटीन नहीं बनती रूटीन है, नहीं बनती वो घर है, पे रह के भी जिम नहीं में बनती है, वो जाना। बाहर रह के भी नहीं बनती। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर हसन भाई से मेरा एक सवाल है, लेकिन हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद रेहान भाई हमें ज्वाइन इन करेंगे ब्रेक के बाद। और आप लोग भी कहीं नहीं जा रहे, आप लोग यहीं पे मौजूद है। मैं ये जाते जाते बताते चलूँ कि शेफ गजाला ने आज बनाई है मंदी, जो कि हम ब्रेक के बाद तो नहीं, खैर मैं शो के बाद ट्राई करूंगा। और यहाँ पर दोनों बैठे हैं और मुझे इनका नाम भूल जाता है हमेशा, मोहम्मद साथ मौजूद हैं और इनके बहुत प्यारे बेटे हैं। और मोहम्मद ही इज़ द वन जो कि अपनी अम्मी को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि बताते हैं कि हम जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। अभी भी कुछ बीच में चीज़ें, क्योंकि शेफ गजाला के लिए मैं कहूँगा कि वो वेस्ट नहीं करती किसी चीज़ को, वो कहती हैं कि जो बचा है उसको भी मैं बना दूँ ताकि सब खा लें। और उस टाइम पे जैसे मैंने मुंह ऊपर की तरफ किया तो वो भागता हुआ किचन में गया कि अम्मी थोड़ी देर के लिए चूल्हे को बंद कर दें। ये होती है डिग्निटी ऑफ अ वर्क और फिर माँ से मोहब्बत। ब्रेक के बाद मिलेंगे रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि सेवर ऑफ पाकिस्तान के रूह रवां है और मावी कंस्ट्रक्शन के CEO हैं। ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान।